क्या हो रहा है इसमें क्यों? क्लास लाइव हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं। इसमें देखिए जो ना सेकंड वीडियो हेलो गुड इवनिंग। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक सेकंड सारे स्टूडेंट्स वेट करना, ठीक है?
ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें? थोड़ा डिले हुआ उसके लिए सॉरी। कल का कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। और जो मैंने कहा था ना कि आपको रिपर्टरी के अंदर कुछ मैं आपको बना के दूंगी, उसमें मुझे क्या है कुछ नया मटेरियल मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एक दो दिन बाद में पूरा कवर करके देती हूँ। ठीक है ना? ओके रेडी? अभी हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 3 रिपर्टरी ही कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम 3 है, उसके कुछ क्वेश्चंस है, उसमें 110 के आसपास क्वेश्चंस है, उनको कवर करते हैं। उसके बाद में अब मेरे को क्या कुछ और नया मटेरियल मिला है, प्लस नया आ भी रहे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो रिपर्टरीज भी मैं उसमें ऐड ऑन करके फिर मैं आपको एक साथ सारा कंपाइल करके देती हूँ, सारी जितनी भी रिपर्टरीज का आया हुआ है ना वो सब। ठीक है? हेलो, ओके स्टार्ट करें। ये थर्ड वॉल्यूम का है रिपर्टरी का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू पैथोलॉजिकल जर्नल्स गिवन बाय, ये हमें पता है, मैंने आपको कल ही बताया था, रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे अभी इसमें ज्यादा से ज्यादा। पैथोलॉजिकल जर्नल्स किसने बताया था? बॉगर ने। ठीक है? बॉर्निंगसन ने क्या दिया था? उन्होंने दिया था पर्टिकुलर पे ज्यादा फोकस किया था, और डॉक्टर ने फेनोलॉजी पे दिया था। ठीक है ना? कैंट ने किस पे दिया था? जनरल पे दिया था। ठीक है? पैथोलॉजिकल जर्नल्स जो है वो बॉगर ने ज्यादा दिए हैं, इसलिए बीबीसीआर के अंदर ज्यादा सिम्टम्स है पैथोलॉजिकल एज कंपेयर टू बीटीबीपी। ओके, क्योंकि बीबीसीआर में बॉर्निंगसन और बॉगर दोनों का उसमें मिक्स करके फंक्शन किया हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बॉर्निंगसन कैरेक्टराइज जनरलाइज द सिम्टम्स बाय अडॉप्टिंग। अभी आगे बॉर्निंगसन का, अभी हमने बताया था बॉगर ने तो क्या दिया, पैथोलॉजी पे दिया है ना, और बॉर्निंगसन ने किस पे दिया? डॉक्टर ऑफ एनालॉजी पे दिया। ठीक है ना? ये क्लियर है? अपने को याद ही रखना है इसमें। और कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बताया था। कैंट ने क्या बताया? कैंट ने बताया जो पर्टिकुलर जनरल सिम्टम्स पे, मतलब जैसे है ना मेंटल जनरल है, फिजिकल जनरल है, उन पे फोकस किया। और पॉलिंगसन क्या कहते हैं? वो कहते हैं ग्रैंड जनरलाइजेशन। मतलब इनका क्या होता है, पॉलिंगसन का कहना है कि कोई भी बीमारी, मैंने कल आपको क्लियर किया था, मैं फिर कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई भी बीमारी पर्टिकुलर लोकेशन में दी गई है विद सेम सेंसेशन, सेम मॉडलिटीज, वही प्रॉब्लम अगर उसको जनरली दिख रही है, जैसे मान लीजिए उसको सिंपल हेडेक था राइट साइड में और उसको पूरी बॉडी में पेन है, और वही सारे सिम्टम्स लेते हुए, जैसे उसका पेन टाइप सेम होगा, मॉडलिटी सेम होगी, है ना, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। ये वॉर्निंगसन का पैटर्न था, और उसका मतलब उन्होंने बोला था उसको डॉक्टर ऑफ एनालॉजी। ठीक है? तो पर्टिकुलर से उन्होंने जनरल की तरफ उसको पूरा कवर किया था। तो ये इन्होंने इसको डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी इसको बोला गया था। ठीक है ना? ठीक, आप ये पढ़ सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी। Bonnigsen had observed the symptoms which exist in an incomplete state in some part of a given case could be reliable completely by analogy by observing the conditions of other part of cases। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमें इस एक केस में एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमें मेडिसिन, वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है? और कोई मुझे मैसेज करके बताएगा वॉइस क्लियर है नहीं है? क्लियर है? डॉक्टर शर्लिन, आप एक बार वापस से लॉग आउट करके फिर लॉग इन कीजिए, हो सकता है आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी सबको क्लियर है। ठीक है? तो डॉक्टर ऑफ एनालॉजी इन्होंने क्या बताया कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर पार्ट पे सिम्टम दिया गया, वो कंप्लीट सिम्टम नहीं है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे बाकी और जगहों पे, बाकी और उसके जो और पार्ट्स हैं जहाँ पे उसमें अपने को कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करते हुए हम वहां से उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? तो ये इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, ये दो तरीके से इसको क्लियर किया हुआ है। एक तो मैंने आपको बताया कि एक जैसे पर्टिकुलर ऑर्गन, मतलब पर्टिकुलर एरिया में बताया है, और वो जनरल में भी आ रहा है, तो उसको भी अपन कंसीडर करते हैं कि जैसा अगर उसकी मॉडलिटी सेम है तो वो जनरल में भी अगर आ रहा है ना, तो उसको जनरल सिम्टम को भी अपन कंसीडर करके वो मेडिसिन उसको दे सकते हैं। अगर देखो मेडिका में नहीं भी लिखा हुआ था जनरल में, लेकिन वो पर्टिकुलर सिम्टम में है, तो वो अपन उसको जनरलाइज मानते हुए दे सकते हैं।
और दूसरा तरीका होता है एलर्जी को एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि अगर अपने पास में एक सिम्टम है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ एग्जामिनेशन दे दी है बट कुछ इवैल्यूएशन नहीं बताई हुई, लेकिन ऐसा ही हम दूसरे पार्ट में देखें, जैसे मान लीजिए हमने अपर पार्ट में देखा, अपर एक्सट्रीमिटीज में देखा, लोअर एक्सट्रीमिटीज को पकड़ा, उसमें भी इस तरीके के सिम्टम है, लेकिन वहां पे उन्होंने इवैल्यूएशन बता दी, अपने को एग्रावेशन नहीं बता पा रहे ढंग से क्लियरली, तो अपन दोनों सिम्टम्स को मैच करके और पूरा कंप्लीट मतलब मिक्स करके फिर पूरा एक कंप्लीट सिम्टम बना सकते हैं कि अपर पार्ट एक्टिविटीज में उसके एग्रावेशन तो बता रखा है उसने, लेकिन इवैल्यूएशन को अच्छे से क्लियर नहीं बता पा रहा कि हो सकता है मुझे रेस्ट से आराम मिल भी जाता है नहीं भी मिलता, ऐसा बोलेगा वो, है ना। और लोअर एक्सट्रीमिटीज में वो क्लियर बता रहा है कि मुझे कहाँ आराम मिल रहा है वो तो बता पा रहा है, लेकिन एग्रावेशन क्लियर नहीं बता पा रहा, तो अपने दोनों को मिक्स करके फिर एक प्रॉपर एक कंप्लीट सिम्टम आपने बना दिया। इसको भी बोला जाता है डॉक्टर एनालॉजी। ये इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना, और ये बॉलिंगसन का ही क्राइटेरिया था। एक ही क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्चुअल इमेज, क्योंकि अभी जिस तरीके से थोड़ा सा आगे चल रहा है ना, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कंसेप्चुअल इमेज, तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल इमेज नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा अपना कि मतलब जैसे कंसेप्चुअल इमेज होती क्या है, तो इसमें अगर पेशेंट अपने को बता रहा है, उसका आईटीआर मतलब उसका पेशेंट के रिलेटिव अपने को बता रहे हैं, प्लस अपन ऑब्जर्व करें, उन सबको मिला करके क्या बोला जाएगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। लेकिन अपने को इन्होंने ऑप्शन में टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं देकर के कंसेप्चुअल इमेज वर्ड दे दिया, तो वहां पे फिर हमें पता होना चाहिए कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज इक्वल टू कंसेप्चुअल ऑफ इमेज, कंसेप्चुअल इमेज। कंसेप्चुअल इमेज मतलब एक कांसेप्ट है, उसकी हमने एक इमेज बना ली, और इमेज कैसे बनाई हमने, पेशेंट ने बताया हमको, पेशेंट के रिलेटिव ने बताया, और फिर हमने खुद ने उसको ऑब्जर्व किया, उससे टोटलिटी बना करके फिर हमें इमेज बनी कि यार ये इसकी मेडिसिन निकल के आ रही है, ये मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बेस पे हमने इसकी सिमिली निकाला, तो इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल इमेज। और ये मतलब आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। तो कभी अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन, आ सकता है, चांसेस है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एक दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not used for the grading, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। इसमें इवैल्यूएशन और मेडिसिन और ग्रेडिंग, मेडिसिन में ग्रेडिंग और इवैल्यूएशन नहीं दिया जाता। रिकॉर्डिंग, कंफर्मेशन बाय रीप्रूविंग, वेरिफिकेशन, सिक और रिसर्च, ये इसका आंसर आएगा रिसर्च। यहाँ पे इन्होंने अपने आंसर में दे दिया कि रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, बट रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग दो तरीके से होती है, एक तो होती है रिकॉर्डिंग अपन जब केस टेकिंग लेते हैं तब, ठीक है, और एक एक रिकॉर्डिंग इन्होंने जो बताया ये बता रहे हैं कि केस टेकिंग के टाइम में अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, और एक अपन करते हैं ड्रग प्रूविंग जब कर रहे होते हैं तब हम सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो प्रूविंग हुई तभी हमें पता चलेगा कि ड्रग पिक्चर क्या है, और फिर जब हम केस टेकिंग करेंगे तो हमारे पास पेशेंट जो प्रैक्टिकली आ रहा है तो उससे हम मैच करवा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सिम्टम्स उसके लिख रहे हैं। अब जब पेशेंट हमें बता रहा है कि सिम्टम ये सिम्टम है, उसको वो सिम्टम उससे 3-4 बार बोल दिया तो वो हमारे लिए मार्क हो गया ना, क्यों, क्योंकि वो पेशेंट के लिए मार्क इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पे क्या करते हैं, आपने याद हो तो अपने फाइनल ईयर में उस टाइम इंटर्नशिप में क्या करते थे कि उस पे या तो स्टार मार्क लगाते थे और या फिर उसको अंडरलाइन कर देते थे, क्यों, क्योंकि ये मार्क था। तो हमने ड्यूरिंग केस टेकिंग जब हम केस पेशेंट के जो सिम्टम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी टाइम में हमने मार्क कर दिया ना, तो ये इसका मतलब हमने वहां पे इवैल्यूएशन ले लिया ना इनडायरेक्टली, उसको हमने ग्रेडिंग नहीं दी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड है, बट हमने उसको बता दी कि मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने उसको ग्रेडिंग क्लियर कर दिया। तो ये इसका मतलब हमने वहां पे ग्रेडिंग दे दी, और अगर हमने ग्रेडिंग दे दिया तो फिर वो रिकॉर्डिंग में भी आ गया ना, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है, रीप्रूविंग में आता ही है जब अपन कंफर्म कर रहे होते हैं, और वेरिफिकेशन करते हैं, क्लिनिकली वेरिफिकेशन करते हैं तभी भी आता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, नॉट यूज ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन, आंसर जाएगा रिसर्च। रिसर्च में नहीं करा जाता क्योंकि रिसर्च में सिंपल देखो और सारे सिम्टम्स जो है मेडिसिन के वो कलेक्ट करके और उसको फिर हम उसके बारे में एक्सटेंड नॉलेज लेते हैं कि उस मेडिसिन का और क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमें देखना होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में हमें थोड़ा सा मार्क करते हैं हम, तभी हम आगे रिपोर्टाइजेशन के लिए हमारे लिए इजी हो जाता है। कभी हमारी कोई सिम्टम है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंट था, है ना, लेकिन हमारे 5 सिम्टम्स एक मेडिसिन से मैच कर रहे हैं, वो नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंट वो हमने लिख तो लिया लेकिन वो सिमिलर की तरफ जा नहीं रहा, तो हम उसको भी छोड़ देते हैं उस सिम्टम को। तो वो कब छोड़ पाए, जब हमें पता था कि वो नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंट था। अब वो हमें कब पता चला था, जब हमने रिकॉर्डिंग, जब केस टेकिंग के टाइम में हमने रिकॉर्डिंग सिम्टम्स रिकॉर्ड किए थे तभी हमें पता चला था। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये क्वेश्चन में हमें एक ही रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना, ये रिसर्च के टाइम में ही इसको इवैल्यूएशन और वो नहीं किया जाता, तो मेडिसिन को इवैल्यूएट नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिपर्टरी ऑफ द हेमोरॉइड्स वाज रिटन बाय, ये आ चुका है हमारा, डॉक्टर ब्रुनस्टेन ने दिया था। ठीक है, रिपर्टरी ऑफ हेमोरॉइड्स है
रिपर्टरी ऑफ 3-4 रिपर्टरी है, ये 1880 में दी थी इसने, ठीक है। अभी क्या मर्फी और ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं रिपर्टरी में, तो फिर मुझे लगा कि सबको कंपाइल करके दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको आधा दे दूंगी फिर आधा रह जाएगा, तो सभी रिपर्टरीज है ना उनको एक साथ ही देने में बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटर ऑफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंथेसिस रिपर्टरी के लिए डॉक्टर फेडरिच, ठीक है। सिंथेसिस के लिए है डॉक्टर फेडरिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल टाइम इवैल्यूएशन, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हाँ, इसमें देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑर्गेनल का क्वेश्चन है, आपको ये ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिए होंगे, आपको ये याद ही रखने हैं, ठीक है ना। जैसे थर्ड, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, सिक्स, 10 ये ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको याद रखना है। इनमें बताया कि फुल टाइम इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स येट नो रिलीफ टू द पेशेंट इज कैंट इज व्हिच ऑब्जर्वेशन, ये कैंट के ऑब्जर्वेशंस थे। तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन में, ये वाली बात बताई है उन्होंने, ऑब्जर्वेशन है सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और इसको क्या बोला गया था, एक क्वेश्चन और आया था, हमने आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, सेम चीज थी कि ना पेशेंट को फुल टाइम इवैल्यूएशन है लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका क्या मतलब था, पेलिएशन, पेलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। जो हमने बताया था ना आपको कि ये एलोपैथी में मिलता है पेलिएटिव ट्रीटमेंट, और ये जो पेलिएटिव ट्रीटमेंट होता है उसमें यही होता है, पेशेंट को सिम्टम्स में तो रिलीफ मिलता है लेकिन पेशेंट को मतलब उसका वाइटल फोर्स रिलीफ नहीं मिलता, उसको वहां पे क्योर नहीं है, क्योंकि एलोपैथी होम्योपैथी में यही तो बोलते हैं कि पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए, पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही है डजंट मैटर, पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट ठीक कब होगा, जब उसका वाइटल फोर्स, उसका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा, है ना। तो इसमें उसका माइंड रिलैक्स नहीं है, उसको पेन हो रहा है, पेन में दर्द में आराम है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कि यार मुझे पेन हो सकता है, मुझे आर्थराइटिस है ना। तो वो दिमाग से गया नहीं ना उसके, मतलब अभी उसके पास में क्योर नहीं हुआ, वो उसको सिम्टम को पेलिएट किया गया। तो ये की एक बात इन्होंने बोली, तो यहाँ पे दो पेशेंट बन जाते हैं, एक तो ये कौन से किस टाइप का सिम्टम हुआ, पेलिएटिव सिम्टम हुआ, दूसरा ये सेवेंथ ऑब्जर्वेशन में कैट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following medicines have a desire to kill the person who characters contradict, इसमें सिंगल रेमेडी है कैंटिपट्री में मॉक्सॉल, ये एक रूब्रिक ही है, डिजायर टू किल द पर्सन हु कॉन्ट्राडिक्ट, इसमें मेडिसिन है मॉक्सॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपर्टरी ऑन कॉजेशन इज रिटन बाय, ये डॉक्टर भारद्वाज ने दी है, रिपर्टरी ऑन कॉजेशन डॉक्टर भारद्वाज, और ये अपने को बताइए है। सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रैगमेंटा डी वेरिबुस कंटेन रिपर्टरी, ये बताया था ना फ्रैगमेंटा डी वेरिबुस फर्स्ट रिपर्टरी ऑफ द एनिमल, और इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैथमेटिक्स है, सेकंड पार्ट में रिपर्टरी है, ठीक है। ये तो आपको पूरा याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आएगा, ये भी आ जाएगा कि फर्स्ट पार्ट में कौन सी है, दूसरा जाएगा सेकंड पार्ट में कौन सी है, आएगा भी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा हमारा मैथमेटिक्स, फर्स्ट सेकंड, सॉरी सेकंड पार्ट पूछा ना, तो इसमें रिपर्टरी जाएगा, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, हाँ फर्स्ट पार्ट ही तो पूछा है, इन्होंने बोला दो पार्ट कवर करती है, फर्स्ट पार्ट किसको कवर करता है, मैथमेटिका को, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इट कंटेन मैथमेटिका और सेकंड पार्ट ऑफ दिस रिपर्टरी कंटेन रिपर्टरी, रिपर्टरी पार्ट, इंडेक्स पार्ट होता है इसको, उसको रिपर्टरी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बीच में मतलब मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको वापस से रिपीट कर दूंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ peculiarities of homeopathic remedy by Bonningson was published in the year, ये जो बॉनिंगसन है उन्होंने होम्योपैथिक रेमेडीज के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया था ना, वो कौन से साल में दिया था, वो पब्लिश हुआ है इसका, वो हुआ था 1833, ये इसमें आप ये पूरा का पूरा याद रखिएगा, ये जो बॉनिंगसन की कंट्रीब्यूशन है इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे के सारे अपने पास में तकरीबन 16 कंट्रीब्यूशंस दिए गए, तो ये आ सकता है, जैसे अपना क्योर ऑफ कॉलेरा एंड इट्स प्रिवेंटिव्स है, प्रिवेंटिव्स है, ये आ गया था 1831 में दिया था, रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोनिक रेमेडी है 1832 में आई थी, ये बिल्कुल लाइन से ही दिया गया है, तो आप ये पूरा अच्छे से याद रख लीजिएगा, 16 पॉइंट्स आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये आ सकता है कि होम्योपैथी मैनुअल फॉर द नॉन मेडिकल पब्लिक, है ना, तो ये कंट्रीब्यूशन था या बुक थी मॉर्निंगसन की थी, और कब आई थी 1834 में आई थी, ठीक है। ये अपने को पूरा याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटीबीपी रिपर्टरी, इसमें क्वायरी रूब्रिक इज फाउंड अंडर द चैप्टर ग्लैंड, सेंसेशन, बोथ और माइंड। आंसर रहेगा इसका बोथ, सी। क्योंकि ये जो रूब्रिक है ना, ये किस तरीके से दिया गया है, पहले है सेंसेशन, फिर सेंसेशन के अंदर ग्लैंड, और फिर ग्लैंड के अंदर है क्वेरी करके रूब्रिक है, और फिर वो उसको ऐसे करके उसमें फिर मेडिसिन दी गई है, ठीक है ना। इसका आंसर सी है, ठीक है। पहले है सेंसेशन, फिर है इसके आगे सब जो चैप्टर है वो है ग्लैंड, और फिर उसमें रूब्रिक दिया गया है क्वेरी, ठीक है। प्रीबर्थिंग का मतलब होता है जैसे शिवलिंग होती है ना, उसका स्लाइट मतलब बिल्कुल हल्के से जनरली से आ जाना, कपकपाना, हल्के से कपकपाना को बोलते हैं प्रीबर्थिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी चला जाएगा, क्योंकि सेंसेशन के बाद में उसमें सब चैप्टर ग्लैंड है। अगर हमारे पास में इन्होंने सेंसेशन नहीं दिया होता तो फिर ये ग्लैंड जाता, और अगर ग्लैंड नहीं दिया होता तो सेंसेशन जाता, लेकिन हम दोनों देखकर थर्ड ऑप्शन में ये और दे दे कि बोथ ऑफ देम, तो फिर आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा बोथ ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच रिपर्टरी स्पेसिफिक आवर्स इज नॉट मेंशन्ड अंडर द सेक्शन टाइम। इसमें देखिए आवर्स तो दिए हुए हैं, मतलब कि जैसे डे टाइम, मॉर्निंग टाइम, लेकिन 3 पीएम 4 पीएम वो नहीं दिया गया, तो वो किसमें नहीं दिया गया, वो बीबीसीआर में नहीं दिया गया, ठीक है। स्पेसिफिक आवर्स हो गए ना, जैसे 2 पीएम है, शाम को, रात को 1 बजे है, आर्सेनिक एग्जामिनेशन होता है, वो कैंट में बीडीपीपी ने दिया हुआ, बीबीसीआर में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीबीसीआर क्रेजी फीलिंग रूब्रिक इज फाउंड इन द चैप्टर। क्रेजी फीलिंग जो रूब्रिक है वो है इंटरनल हेड के अंदर, हेड इंटरनल, और उसके अंदर ये रूब्रिक दिया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूब्रिक देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये माइंड या इंटेलेक्चुअल का होगा, बट ये है इंटरनल हेड के अंदर, क्योंकि इसमें फीलिंग्स और भी है, 2-3 फीलिंग और है, वो माइंड में भी आ रही है, इंटेलेक्ट में भी आ रही है, बट ये जो फीलिंग है ना, क्रेजी फीलिंग, वो आती है हेड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैंट रिपर्टरी मेजॉरिटी ऑफ द डेटा वर कलेक्टेड फ्रॉम। अभी इन्होंने पूछा है कि कैंट रिपर्टरी में जो डेटा लिया गया है वो सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है, बोले इन्होंने 6 वॉल्यूम ऑफ जेंट्री, ठीक है। ये आपको याद ही रखना है कि कैंट में सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है, ऐसे भी और भी रिपर्टरीज के लिए आएगा बीबीसीआर का इनका, तो वो अपने को याद ही रखना है कि कहां से इनका बेसिक जो सोर्स था वो क्या था। तो बेसिक कैंट रिपर्टरी का बेसिक क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं, बेसिक सोर्स ऑफ कैंट रिपर्टरी, तो भी ये जाएगा 6 वॉल्यूम ऑफ जेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रिवाइज्ड एडिशन। अब देखिए कैंट रिपर्टरी के अंदर वैसे हमें सेक्शन पता है 37 थे, लेकिन जो 6 रिवाइज्ड एडिशन था उसके अंदर 39 हो गए, 2 चैप्टर और बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कैंट रिपर्टरी में 37 तो है, ये मैं आपको लिख के दूंगी पूरा, ये 37 भी है, फिर 6 एडिशन में आए 39 चैप्टर्स आगे हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912, अब in 1912 a punched card repertory based on Kent repertory was created। अब ये जो पंच कार्ड रिपर्टरी है वो किसने दी है, ये किस पे बेस्ड है, जनरली जो कार्ड रिपर्टरीज आएंगे ना वो ज्यादातर कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड है, और ये किसने दी थी, ये दी थी मार्गरेट टायलर ने, डॉक्टर मार्गरेट टायलर ने दी है पंच कार्ड रिपर्टरी। बाकी और जो कार्ड रिपर्टरीज है वो उनके खुद के ऑथर के नाम पे ही है, तो उसमें अपने को कार्ड रिपर्टरी याद नहीं रखनी होगी, हमें याद रखना होगा उसका ईयर और नंबर ऑफ कार्ड और नंबर ऑफ रेमेडीज, ठीक है ना। और बेस जनरली कार्ड कैंट रिपर्टरी ही है, ठीक है। पंच कार्ड रिपर्टरी के जो एडिटर जिन्होंने दिया है, बनाई है, वो है डॉक्टर मार्गरेट टायलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोमेनिया इज फाउंड इन। पैरोमेनिया किसमें दिया गया, ये वर्ड, ये रूब्रिक जो है ये दिया गया है बीबीसीआर के अंदर दिया गया, वॉकर बॉरिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी के अंदर ये दिया गया है। पैरोमेनिया का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपको जैसे वो है स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस के लिए आपने क्या किया,
अल्कोहल लिया या फिर सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो अल्कोहल सिगरेट लेने लगे तो अब आपको उससे अच्छा लगने लग गया, अब वो उसकी आदत हो गई आपको, अब आपको आदत छोड़ना तो चाह रहे हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं पायरोमैनिया, मतलब कोई ऐसी आदत जो आपको लग तो गई और वो आपने खुद ने लगाई थी अपने उसके लिए कंफर्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अब आप उसको छोड़ना चाह रहे हो तो छूट नहीं रही, जैसे आप छोड़ना चाहते हो तो या तो आपको फिजिकल सिम्टम आने लग जाते हैं या फिर आपको ऐसा होता है नहीं मैं नहीं छोड़ सकता ऐसा, है ना, तो फिर उसको बोलते हैं पायरोमैनिया। ये बीबीसीआर में दिया गया है ये वर्ड, ठीक है ना। इन कैंट रिपर्टरी स्टार्विंग इज फाउंड अंडर, स्टार्विंग किसमें दिया गया है, ये दिया गया है जनरलिटीज के अंदर, ठीक है। स्टार्विंग कैंट रिपर्टरी में जनरल चैप्टर के अंदर दिया गया है। वेरिकोज वेन वो भी जनरलिटीज में दिया गया, वेरिकोज वेन जनरलिटीज में दिया गया, बाकी वेरिसेस और वेरिकोज ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे, बट वेरिकोज वेन जो है वो जनरलाइज फॉर्म है तो इसको जनरलिटीज में दिया गया है, ठीक है। Next question. Who has compiled rubric found in BTBP which are not in Kant Republic? ये जो ऑथर थी इन्होंने कुछ ऐसे रूब्रिक्स दिए थे, कुछ ऐसे पेजेस बनाए थे जो बीटीबीपी में दिए गए थे जो कि कैंट से अलग थे, मतलब कि कैंट में नहीं थे, ठीक है ना, तो वो थी एलिजाबेथ, डॉक्टर एलिजाबेथ ने ये दिया था, ठीक है ना। उन्होंने इसको थोड़ा सा बीटीबीपी को एक्सपैंड करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेट इन्होंने 482 पेजेस ऐड ऑन किए थे, 482 पेजेस इन्होंने ऐड ऑन किए थे एलिजाबेथ ने, और जो कैंट रिपर्टरी में नहीं मिलते, मतलब वो उससे सिमिलर नहीं है, ये उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजायर एंड एवर्जन आर इन थेरेपेटिक पॉकेट बुक अंडर, अब ये डिजायर और एवर्जन जो है बीटीपीपी में कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है हंगर एंड थर्स्ट के अंदर, ठीक है। ये तो देखिए अब आपको चैप्टर्स के नाम अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन इसी तरीके से आ गए कि चैप्टर अपने पास में यार अपने को ये नहीं पता कि चैप्टर है भी क्या, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और अगर अपने को ये जैसे मान लीजिए आपने ये देखा चैप्टर की ये बीटीपी में तो सिर्फ 7 ही चैप्टर है और 7 का सब डिवीजन दिया हुआ है, आप इजीली याद कर सकते हैं, तो अगर हो सके ना कोशिश कीजिएगा ये याद करिएगा, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। हंगर एंड थर्स्ट या लॉस ऑफ एपेटाइट है वो भी इसी में, हंगर थर्स्ट डिजायर एंड एवर्जन ये भी इसी में, तो आपने अगर ये पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हंगर एंड थर्स्ट जो चैप्टर था उसी के अंदर डिजायर एंड एवर्जन थर्स्ट भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको पता होगा तो फिर आप इजीली बता पाएंगे। जैसे ये है सेंसेशन कंप्लेंट है, उसके 4 सब चैप्टर्स हैं, इन जनरल ग्लैंड बोन और स्किन, ठीक है, और हंगर एंड थर्स्ट है उसके ये 5 सब चैप्टर्स हैं। Next question है, Hahnemann told that the duty of the physicians after the case taking should be as follows. हनीमैन ने बताया है, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कि हनीमैन ने बताया है ना, ड्यूटी होनी चाहिए, जबकि जनरल सा एक फिनोमेना आई थिंक आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि फिजिशियन को केस टेकिंग के बाद में क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स उठाने चाहिए, है ना, ये तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेंगे उसके बाद ही तो हम सिमिलिमम पे पहुंचेंगे ना, तो केस टेकिंग के बाद हमें क्या करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उस पेशेंट की या उस केस में वो पिक करना है, तो इक्वेशन को थोड़ा बड़ा करके थोड़ा सा मतलब वो ऐसा बनाने के लिए कर दिया है, बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन में यही हुआ है कि आपका केस टेकिंग हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स का कैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमिनेटिंग सिम्पटम्स मस्ट कम फ्रॉम, एलिमिनेटिंग सिम्पटम्स कहां से मिलेंगे हमको, एलिमिनेटिंग सिम्पटम्स मिलेंगे हमको जनरल सिम्पटम से, ना बेसिक से मिलेंगे ना पर्टिकुलर से ना कॉमन से, जनरल सिम्पटम्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि जनरल सिम्पटम है ना वहीं से हम पूरी एक अपने आप एक पिक्चर आ गई हमारे पास में, केस की पिक्चर आ गई, और जब केस की पिक्चर आ गई तो वहां से हम एलिमिनेटिंग सिम्पटम्स निकाल करके हम पेशेंट के सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं, एलिमिनेटिंग सिम्पटम जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी बेस पे हम सिमिलिमम सेलेक्ट कर पाते हैं, है ना, तो वो हमें जनरल सिम्टम्स में ही मिलते हैं। कॉमन सिम्टम तो क्या है, डिजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सिम्टम्स हमारे पेशेंट को रिप्रेजेंट करता है, और पर्टिकुलर पूरा पेशेंट को पर्टिकुलर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो अधूरा पेशेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो जनरल सिम्टम है वो पेशेंट को पूरा प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसलिए जनरल सिम्टम्स है वहीं से हम एलिमिनेटिंग सिम्टम्स लेते हैं और फिर सिमिलिमम निकलता है हमारा, क्योंकि एलिमिनेटिंग सिम्टम्स का काम क्या होता है, वो हमें एक जनरल सिम्टम से हमें मेडिसिन मिली, लेकिन 5 मेडिसिन आ गई वो सेम सी है, वो हम बोल सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी मेडिसिन है वो सब आ गई,
अब एलिमिनेटिंग सिम्टम का काम क्या है, उन 5 में से एक को निकालना। तो वो 5 एलिमिनेटिंग सिम्टम है ना, वो हमें बताएगा कि एग्जैक्ट सिमिलिमम कौन सा है। सिमिलर मेडिसिन हमें निकल जाएंगी जनरल सिम्टम से, लेकिन सिमिलिमम निकालने के लिए हमें चाहिए होगा एलिमिनेटिंग सिम्टम। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनर पेक्युलियरिटीज आर। माइनर पेक्युलियरिटीज क्या होती है, ये होती है पेशेंट सिम्टम्स, ड्रग सिम्टम, डिजीज सिम्टम, क्लिनिकल सिम्टम। माइनर पेक्युलियरिटीज क्या होगी, पेशेंट सिम्टम होंगे, जो हमें पेशेंट बताएगा, पेशेंट से हम निकालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उन्हीं के बेस पे हम उसका एग्जैक्ट सिमिलिमम तक पहुंच पाएंगे। वो पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होंगे। ठीक है ना, पेक्युलियरिटी आ गई, पेक्युलियरिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किसके लिए हो गया, पेशेंट के लिए हो गया। ये डिजीज या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, कॉमन कंडीशन के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेसेसिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इज फर्स्ट सिलेक्शन, ये मतलब रिकॉर्ड कीपिंग हम क्यों करते हैं, क्या जरूरी है इसको। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, पोर्ट्रेट फॉर्मेशन ऑफ नन ऑफ अबव। तो देखिए हम रिकॉर्ड बना क्यों रहे हैं, इसलिए बनाना है कि हम रिप्रोटाइज कर सकें। और रिप्रोटाइज क्यों कर रहे हैं, रिप्रोटाइज करेंगे उससे हमें एग्जैक्ट सिमिलिमम मिल सकेगा। तो सिमिलिमम में मतलब मेडिसिन निकल के आएगी। तो हम किसके लिए करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन के लिए। मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए ही हम सारा कुछ कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर उसका रिप्रोटाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी वाज रिटन बाय, फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी किसने दी थी, वो दी थी ग्लेजर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द कैंट रिपर्टरी इज, इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए इन्होंने, एक्सट्रीमिटीज, माउथ, स्किन, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। तो इसमें जाता है एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, इन्होंने माइंड ऑप्शन नहीं दिया। इनमें जो ऑप्शन है उसमें एक्सट्रीमिटीज सबसे बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट, फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी अपेयर इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी के जो कार्ड थे वो किस फॉर्म में थे, वो थे स्लिप फॉर्म में थे। छोटी छोटी स्लिप्स बनाई गई थी और उनको फिर उन्होंने कार्ड बता करके और फिर वो उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया था। ठीक है ना, तो वो दिया गया था फर्स्ट कार्ड। बाद में तो उसमें चेंजेस आए और अलग अलग तरीके से बनाया गया। उसमें पहले पहले जो कार्ड रिपर्टरी बनाई गई थी उसमें कार्ड्स को स्लिप फॉर्म में बनाया गया था, छोटे छोटे स्लिप्स बना करके उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम बॉगर एक्सप्लेन दैट द peculiarities of the symptoms is just on। अभी फिर से वो कंसीडरेशन आ गया हमारा कि बॉगर के जो एक्सप्लेन था peculiarity of the general is just on, किस बेस पे था वो जज करता है फिफ्थ कंसीडरेशन को। ये फिफ्थ कंसीडरेशन, सॉरी अब मैं बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें देखिए इन्होंने सबने अपना अपना कंसीडरेशन दिया है। जैसे कैंट रिपर्टरी है, डॉक्टर कैंट ने अपना, उनका है 3 कंसीडरेशंस है, जैसे कि मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और पर्टिकुलर जनरल, है ना। ये कंसीडरेशन दिए थे इन्होंने, कंसीडर किया था ना पूरी पटरी को इन 3 चीजों में लेकर, उसके बाद में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। बॉगर ने कितना किया था, बॉगर ने किया था 5 में 5 कंसीडरेशंस बनाए थे उन्होंने। वो थे उनके मॉडलिटीज, माइंड, सेंसेशन, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट और पार्ट अफेक्टेड, मतलब पर्टिकुलर एरिया, साइट। ठीक है, और साइट भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, जो उसको पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, वो चीज आती है। ठीक है ना, इसीलिए तो हमने बोला ना कि पर्टिकुलराइजेशन और पर्टिकुलर सिम्टम्स के ऊपर किसने फोकस किया था, बॉगर ने किया था। ठीक है, और 2 कंसीडरेशंस किसने दिए थे, वो दिए थे डॉक्टर हैनीमैन ने। उनके कंसीडरेशंस 2 थे और 7 कंसीडरेशंस किसने दिए, वो दिए हैं वॉलिंगहसन ने। वो अपने पढ़ा था ना क्विड क्विड वाला, क्विड क्विज क्विड क्यूबी। तो ये 7 कंसीडरेशंस हैं, ये किसने दिए थे, वॉलिंगहसन ने दिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन चारों का ही आपको याद रखना है। आगे चाहे आप लिख लीजिएगा कि 5 कंसीडरेशन बॉगर ने दिए, 3 कैंट ने, 2 हैनीमैन ने और 7 दिए वॉलिंगहसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some of the emotional rubrics have been placed in Wallington repertory under the chapter। ये बोल रहे हैं इमोशनल रूब्रिक्स कौन सी वाली जगह पे दिए गए वॉलिंगटन रिपर्टरी के अंदर, तो वो दिए गए हैं एग्रावेशन के अंदर दिए गए। एग्रावेशन चैप्टर है, उसके अंदर इन्होंने ज्यादातर जितने भी इमोशनल रूब्रिक्स हैं वो इन्होंने कवर किए हैं। इमोशनल का लव, हेट, ये सब जितने भी आ जाएंगे वो सब इन्होंने इसमें दिए हैं। फियर, ये आप देख सकते हैं एग्रावेशन जो पार्ट है उसके अंदर, चैप्टर के अंदर इन्होंने एडमोनिशन, अलोन पेन एग्रावेशन, कंपनी एग्रावेशन, ये सारे इमोशनल सिम्पटम्स हो गए ना, कंसोलेशन, कॉन्ट्रडिक्शन एग्रावेशन, इमोशंस में आ गए सारे ये एंगर, एंजाइटी,
फाइट, ये सब किसमें दिए गए हैं, एग्रावेशन के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ द बॉगर कॉर्निगसन रिपर्टरी। बॉगर कॉर्निगसन मतलब बीबीसीआर है ना। रिपर्टरी का जो सोर्स है वो कौन सा है, जैसे हमने बताया था ना कि कैंट का सोर्स था, वैसे ही बॉगर कॉर्निगसन का रिपर्टरी का जो सोर्स है वो कौन सा है, एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स है। ठीक है, एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स जो है वो सोर्स ऑफ बॉगर कॉर्निगसन है। अभी इस तरीके की क्वेश्चन है कि सोर्स कौन सा, सोर्स कैंट रिपर्टरी का है, बीबीसीआर का कौन सा सोर्स है, बीटीबीपी का कौन सा सोर्स है, तो वो अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली सेकंड ग्रेड। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे क्वेश्चन, इसलिए इसको बड़ा जड़ा करके दे दिया। सिंपल सिंपल देखो इन्होंने क्या बोला है, हार्टबर्न आफ्टर ड्रिंकिंग के लिए रेमेडी कौन सी है, दैट्स ऑल इन कैन रिकवरी, है ना, बस और कुछ नहीं है। तो हार्टबर्न आफ्टर ड्रिंकिंग में अगर जाते हैं तो सिंगल रेमेडी आती है एलोवेरा। ठीक है ना, तो बस ये हो गया। अब इन्होंने इसको क्या थोड़ा सा ऐसा दे दिया, ओनली मतलब सिंगल रेमेडी है, सेकंड डिग्री रेमेडी मतलब वो सेकंड ग्रेड है, मतलब इटैलिक्स में लिखी हुई है। अगर आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिखी हुई है इटैलिक्स में, मतलब वो सेकंड डिग्री दे रही है प्लस सिंगल रेमेडी है, तो उसमें उन्होंने ओनली लिखी है। तो क्वेश्चन अपना सिंपल ये पूछा है इन्होंने कि आफ्टर ड्रिंकिंग हार्टबर्न होता है तो मेडिसिन जाती है हमारी एलोवेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैन रिपर्टरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली, वापस से वही इसी तरीके से पूछा है, ओनली फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड जो रेमेडीज है उनके बारे में पूछा है इन्होंने। होम सिकनेस मेडिसिन, होम सिकनेस के लिए तो करीबन 30 25 30 35 के आसपास है, बट होम सिकनेस के लिए जो फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज है वो कौन कौन सी है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 रेमेडीज है। ठीक है ना, तो है हमारे पास में 2 रेमेडी है इसके अंदर आएगी, एक तो है अपनी कैप्सिकम और दूसरी आएगी एसिड फॉस। इनमें जो दिया गया चारों में, कैप्सिकम है, रेटनॉल है, सिना है, एसिड फॉस है, वैसे 3 है टोटल, बट इस इन चारों में से 2 मेडिसिन है, कैप्सिकम है और एसिड फॉस है। अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों ही फर्स्ट ग्रेड कवर कर रही है, लेकिन अब इन्होंने अपने से पूछा ऑप्शन एक क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने को चारों दे दिया। तो इसमें वैसे तो देखिए आप आंसर ये करेंगे तो भी सही जाएगा, ये करेंगे तो भी सही जाएगा, बट कैप्सिकम ज्यादा अच्छी क्यों है, क्योंकि कैप्सिकम में होम सिकनेस के साथ साथ में एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस भी है, मतलब होम सिकनेस की वजह से उसको एलिमेंट्स की प्रॉब्लम भी होती है, मतलब उसको प्रॉब्लम जाती है, एक तो होम सिक होना और एक होम सिकनेस की वजह से एलिमेंट्स होना, दोनों में जाता है कैप्सिकम ज्यादा जाती है, इसलिए हमने कैप्सिकम को हम फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं और सेकंड चॉइस हम एसिड फॉस को रख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी मेडिसिन इसमें 3 ही है टोटल फर्स्ट ग्रेड के अंदर, कैप्सिकम है या फिर रिपर्टरी में देख सकते हैं, कैप्सिकम है, कार्बोनिमेलिस है और अपने एसिड फॉस है ये। ठीक है, ये 3 मेडिसिन है, तो तीनों ही है इसमें, इन 3 में से 2 मेडिसिन उन्होंने अपने ऑप्शन में दे दी, तो बेटर चॉइस होगी कैप्सिकम। क्यों होगी मैंने आपको बता दिया, इसमें होम सिकनेस के साथ साथ में एलिमेंट्स भी जाते हैं, इसलिए हमने इसको बेटर चॉइस रखा है। और बाकी आप अगर फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन दे इनमें से कोई भी टिक करेंगे आंसर सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैन रिपर्टरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज फॉर पेनिट्रेटिंग वुंड एक्सेप्ट। अभी देखिए इन्होंने अपने से पूछा है कि पेनिट्रेटिंग वुंड जो रेमेडी है उसमें कौन सी नहीं है, एक आती है फर्स्ट ग्रेड, इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट ग्रेड है ना, फर्स्ट ग्रेड नहीं है, एपिस है, लिडोपाल है, हाइपरिकम है, एसिड है। तो हाइपरिकम जो है ना वो फर्स्ट ग्रेड नहीं है, मेडिसिन तो है लेकिन फर्स्ट ग्रेड में वो नहीं जाती है, वो सेकंड ग्रेड रेमेडी है। ये आप देख सकते हैं ग्रुप के अंदर ये सेकंड ग्रेड जाती है हाइपरिकम, इटैलिक्स में लिखी हुई है ना। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर जाएगा इसका क्या नाम है इसका, हाइपरिकम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैन रिपर्टरी द ओनली सेकंड ग्रेड रेमेडी इन विच लाफिंग एग्रावेट sciatica पेन, sciatica में लाफिंग से एग्रावेट होता है उसको, sciatica पेन लाफिंग से एग्रावेट होता है, उसके अंदर हमने इन्होंने हमने सोचा है ओनली सेकंड ग्रेड रेमेडी, इसमें एक ही रेमेडी है
तो वो आंसर है इसका टेलुरियम। ठीक है, टेलुरियम जो है वो सिंगल रेमेडी है, वो सेकंड ग्रेड रेमेडी ही है। तो इसमें sciatica pain aggravate by the laughing, तो आंसर जाता है टेलुरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैट रिबर्टरी ऑल द फॉलोइंग आर द फर्स्ट ग्रेड रेमेडी ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। ये मैंने आपको बताया था ना, ओवेरियन ट्यूमर जो है एक्सेप्ट ओवेरियन ट्यूमर एपिस्मेल में मैंने आपको बताया था ना मैथमेटिक्स के अंदर कि ओवेरियन ट्यूमर अगर आता है तो एपिस्मेल आप याद रखिएगा, साथ में लैकेसिस और लाइकोपोडिन, ये तीन मेडिसिन हैं जो ओवेरियन ट्यूमर में बहुत अच्छी काम करती है। ठीक है ना, तो अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी नहीं है, और ये तीनों होने को तो अपने पास में और भी है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड अगर हम देखते हैं ना तो ये तीनों की तीनों फर्स्ट ग्रेड है, लैकेसिस लाइको और एपिस। ठीक है ना, जैसे हमें पता है ये लैकेसिस जो है लेफ्ट साइडेड हो जाएगी और लाइको राइट साइडेड हो जाएगी, और एपिस जो है वो दोनों ओवरीज में किसी में भी हो सकता है, तो अपन देते हैं एपिस देते हैं। ठीक है ना, तो ओवेरियन ट्यूमर आ गया, तो उसमें अपने को तीनों रेमेडीज नाम याद रखना है, एपिस है, लैकेसिस, लाइको है। तो अब अपनी क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड है तो ये तीनों अपने पास आ गई, इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा सी एजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the first grade remedy of the metrorrhagia from fibroid in Canterbury? इन्होंने पूछा है मेट्रोरेजिया, फाइब्रोइड की वजह से मेट्रोरेजिया होता है, तो उसके लिए फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है, तो आंसर जाएगा हमारा फास्फोरस। रेमेडीज और भी है बट फर्स्ट ग्रेड रेमेडी सिंगल रेमेडी है, वो है फास्फोरस। ठीक है, फाइब्रोइड की वजह से मेट्रोरेजिया होता है, फास्फोरस। जनरली अपने से ये पूछेंगे ना कि या तो सिंगल रेमेडी रूब्रिक होगा तो सिंगल रेमेडी पूछेंगे, और या फिर ये अपने से पूछेंगे फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज। तो हमें अगर कोई रूब्रिक याद करना है, अपने को लगता है कि अपने पास टाइम है अपन और रूब्रिक्स याद कर सकते हैं, तो रूब्रिक अगर आप याद करते हो दो ही चीजें याद करो, सिंगल रेमेडी रूब्रिक याद करो और या फिर फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज याद करो, जिसमें आपको लगता है दो तीन रेमेडीज ही आती है फर्स्ट ग्रेड, तो वो आप रूब्रिक याद कर सकते हो। और रूब्रिक ग्रैंड रूब्रिक्स मत याद करना, थोड़े छोटे रूब्रिक्स हैं वो जनरली आ जाते हैं, बड़े रूब्रिक नहीं आते जिसमें अपने पास में 20-25 मेडिसिन होती है, 15-20 मेडिसिन होती है, वो रूब्रिक जनरली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनीमैन्स कांसेप्ट ऑफ द जनरल सिम्पटम्स रेफर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम्स। जो जनरल सिम्पटम था हनीमैन के कांसेप्ट में, मैंने बताया था ना वो हनीमैन ने जो कांसेप्ट दिया वो टू कांसेप्चुअल था उनका, है ना, तो उसमें उन्होंने यही दिया था जनरल सिम्पटम। तो जनरल सिम्पटम क्या था, कॉमन सिम्पटम था, और दूसरा था पर्टिकुलर सिम्पटम जिसको पिक्यूलियरिटी पेशेंट सिम्पटम बोलते हैं। तो इन्होंने दो में डिवाइड किया था, एक था कॉमन सिम्पटम और एक peculiar symptom या फिर बोलेंगे पेशेंट सिम्पटम, एक डिजीज सिम्पटम और एक पेशेंट सिम्पटम, सिंपल सिंपल। तो कॉमन सिम्पटम क्या है, डिजीज सिम्पटम है, और ये इन्होंने जनरल सिम्पटम में कंसीडर किया। और कॉमन और अनकॉमन, कॉमन में आ गया अपना डिजीज सिम्पटम आ गया, और अनकॉमन जिसको मैंने पेक्यूलियर बोला, और उसको हम बोलेंगे पेशेंट का सिम्पटम, जो पेशेंट अपने को डिफरेंशिएट करेगा, डिजीज से अलग करेगा, है ना। तो डिजीज की कॉमन सिम्पटम तो सभी पेशेंट में मिलेंगे, लेकिन जो पेशेंट अलग बताएगा, जैसे मान लीजिए मलेरिया दो पेशेंट्स को हुआ, तो एक पेशेंट तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं मांग रहा, और एक पेशेंट अपनी मम्मी की गोद में बैठा हुआ है, बार में कुछ तो भी मांग लिया है ना, तो वो दोनों डिफरेंशिएट हो गए ना, तो ये अनकॉमन हो गया, और मलेरिया की जो इंटरमिटेंट फीवर है, थर्स्ट है, चिल है, वो सब कॉमन सिम्पटम हो गया। इस तरीके से उन्होंने दो में डिवाइड किया। ओके, अब ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्विंडो मींस टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आईटी, ये बॉडी का सेल थेरेपी बीटीबीपी में दिया गया है आईटी, इसके आगे ही लिखा गया है आईटी, फिर लिखा हुआ है इन्होंने कैनाइन टीथ, और फिर आगे लिखा है इन्होंने मतलब ये जो टीथ होता है ना, ये रूब्रिक है, देखिए आईटी, आई2, कैनाइन 2, सस्पेक्ट और डॉग टूथ, ये चार पांच वर्ड्स दिए गए इन्होंने। तो ये इन्होंने पूछ लिया कि आईटी किस कौन से वाले टीथ के लिए बीटीबीपी में लिखा गया है, तो लिखा गया है कैनाइन टीथ। ठीक है, बाकी और किसी के रीड के लिए नहीं, सिर्फ एक कैनाइन के लिए लिखा है इस तरीके से, आईटी का डॉक्टर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप एक बार मुझे क्वेश्चंस राइट डाउन कर दीजिए, मैं कल आपका क्लियर कर दूंगी। और जो मैंने आपको बोला था ना रिपर्टरी का देने का, वो मैं आपको रिपर्टरी लास्ट क्लास होगी अप्रोक्सीमेशन, परसों अपन ले लेंगे रिपर्टरी क्लास, उसमें मैं आपको वो कवर करवा दूंगी, मतलब वो दे दूंगी। ठीक है ना, अभी कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर हम अभी क्लास वाइंड अप करें। नहीं है कोई कंफ्यूजन,
चलिए ठीक है ना। अगर आपको वैसे तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही हो रहे हैं और रटने के हैं, और बाकी मैंने आपको बोल ही दिया रिपर्टरी के लिए मैं आपको पूरा का पूरा दे दूंगी 40 वाला। चलिए ठीक है, मैं कल एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय।